आज हम लोग करेंगे सेट टू। पिछली बार हम लोगों ने, इससे पहले हम लोगों ने लगभग 11 सवाल कर लिए थे। आज हम लोग करेंगे 25 सवाल। वो पहले ही आपको सूचना दे दी गई थी कि पहले हम लोग 10, 12, 25, 50 करके धीरे धीरे सब खत्म कर लेंगे। और ध्यान रहे, ये जो सवाल है यह परीक्षा की दृष्टि से बिल्कुल महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछे जाने योग्य है, इसीलिए इसको अंडरस्टिमेट ना करें और इसको ध्यान से, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में इसी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं प्रायः। बड़े बड़े सवाल तो होते नहीं है, एकदम बिल्कुल छोटा छोटा, और जो ट्रिकली बने एकदम शॉर्टली, बहुत ही जबरदस्त तरीके से उसको सेट करके दिया जाता है। एकदम छोटा से छोटा सवाल होता है। तो 25 सवाल आज हम लोग वैसे करने वाले हैं। ये पहले हम लोगों ने इससे पहले 11 सवाल किए थे, आज 25 सवाल, फिर आगे जैसे होगा हम लोग करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सवाल कह क्या रहा है इसी की हम लोग शुरुआत करते हैं। ये पहला सवाल है आज का। तो इस टाइप के सवाल बच्चों कैसे करना है, किस तरीके से इसको हल करना है, कैसे कम समय में करना है, वो चीज आज हम लोग इस वीडियो में, इस क्लास में देखेंगे। चलिए आइए। तो सवाल पहला है क्या। सवाल सबसे पहले तो हम लोग कि उसका सिलेक्शन कर लें। जैसे 192 के अभाज्य गुणनखंड में क्या लिखा है, 192 का अभाज्य गुणनखंड किया जाए। 192 को अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है, गुणनखंड तो आप जानते ही है। 192 है, ये इस तरीके से इसका अभाज्य गुणनखंड किया जाता है। 2 × 8 = 16। एक सेकेंड, ऐसे कटाइए आप इसको। 2 × 9 = 18, 2 × 6 = 12, फिर 2 से कटाएंगे, 2 × 4 = 8, 2 × 8 = 16, फिर आप 2 से कटाएंगे, 2 दूनी 4, 2 × 4 = 8, फिर 2 से कटाएंगे, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 × 6 = 12, फिर द्वितीया 6, ऐसे करके। ये हमने क्या करा, 192 का हम लोगों ने कर लिया अभाज्य गुणनखंड। लिखा है कि 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ये देखिए कि कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आप कहेंगे 2 पे घात 6 × 3, इस तरीके से तो लिखेंगे ही इसको। इसको तो ऐसे ही लिखा जाता है। कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.2 में इस तरीके का सवाल हम लोग कर चुके हैं। तो इसको ऐसे ही तो लिखेंगे। दो कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। दो की संख्या 6 है, इसीलिए हम लोगों ने लिखा 2 पे घात 6, और लास्ट में ये 3 है, ×3। तो इसमें ये पूछा है कि कहा है कि 192 का अभाज्य गुणनखंड करिए, तो हम लोगों ने कर लिया, ये अभाज्य गुणनखंड है 192 का। इसमें पूछा है कि 2 का घातांक कितना है, मतलब 2 का घात क्या है। तो 2 का घात तो 6 है। आप देख रहे हैं 2 का घात कितना है, 6 है। वही पूछा था, तो ऑप्शन नंबर सी, 2 का घातांक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो, किसी प्रकार की कोई भी डाउट फिर भी रह जाए, तो आप वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं, आगे पीछे करके देख सकते हैं। फिर भी यदि कोई शंका हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल करें। इसमें तो कुछ खास था नहीं। देखिए, ये बहुत ही जबरदस्त सवाल है, समझने योग्य सवाल है। लिखा है कि यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है, क्यू एक कोई धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्यू कुछ भी हो सकता है प्लस वाला, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 18, कुछ भी हो सकता है। वही पूछा है कि क्यू एक ना, क्यू क्या है। यहाँ पे जो आप हर जगह ऑप्शन में क्यू देख रहे हैं, इसमें ये कहा है कि इसमें ये जो क्यू आप देख रहे हैं, क्यू धनात्मक पूर्णांक है, मतलब कोई संख्या ही है। पूर्णांक का मतलब कोई संख्या है जो प्लस में हो, माइनस में ना हो। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है। तो निम्नलिखित में कौन धनात्मक विषम विषम पूर्णांक नहीं है। यह पूछा है कि निम्न में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। विषम पूर्णांक नहीं है, इसका मतलब इसमें यह देखना है कि कौन विषम पूर्णांक नहीं है, यही पूछा है। इनमें से कौन विषम पूर्णांक नहीं है। तो हम कैसे पता करेंगे विषम पूर्णांक है या नहीं है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा एक चीज बताना चाहेंगे। जैसे आपको यह पता होना चाहिए, जब हम किसी सम संख्या में, किसी सम संख्या में जब हम सम संख्या को जोड़ते हैं, किसी सम संख्या में सम संख्या को आप जोड़ेंगे, तो याद रहे आपका सम संख्या ही आएगा। हम लोग सम में सम जोड़ेंगे तो वो सम संख्या ही होगा। यदि हम लोग फिर
किसी विषम संख्या में यदि सम संख्या जोड़े तो हमेशा याद रहे वो विषम संख्या ही होता है। यदि हम विषम संख्या में सम संख्या को जोड़ें तो हमेशा विषम संख्या आता है। चलिए इसकी पुष्टिकरण कर ले कि सच में ऐसा होता है। आप कोई भी सम संख्या आप अपने मन से बताएं, कोई भी सम संख्या, जैसे मान लीजिए मैं 4 लेता हूं, 4 भी तो एक सम संख्या है। और एक विषम संख्या लीजिए। विषम संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो 2 से भाग ना लगे। जिस संख्या में 2 से भाग नहीं लगेगा वही संख्या विषम संख्या कहलाती है। तो कोई वैसा कोई लीजिए, जैसे मान लीजिए 3 भी तो है, 3 भी तो विषम संख्या, 3 में 2 से भाग नहीं लग रहा है। 4 सम संख्या है, क्यों है? क्योंकि 4 में 2 से भाग लग रहा है। 3 विषम संख्या है, क्यों? क्योंकि 3 में 2 से भाग नहीं लगता है। तो हमने क्या करा, सम संख्या और विषम संख्या को जोड़ा, जोड़ा तो रिजल्ट क्या आया? 4 3 7। आप देखेंगे विषम संख्या ही आया। जब हम किसी सम संख्या में विषम संख्या को जोड़ते हैं तो कौन सी संख्या आती है? विषम संख्या। ये हमेशा ही आएगा। ऐसा नहीं कि एक, आप कोई भी संख्या आप ट्राई कर लीजिए, मैं 2 3 आपको ट्राई करवा देता हूं। जैसे कुछ भी आप वैसे मान हमको बताइए, कुछ भी कोई भी वैसे मानो। चलिए 11 लेते हैं। तो 11 कौन सी संख्या है? विषम संख्या। अब सम लेना पड़ेगा, सम कोई भी ले लीजिए, जैसे मैं 12 लेता हूं। इन दोनों को जोड़िए, देखिए ये हो गया विषम संख्या, ये सम संख्या, दोनों को आप जोड़ेंगे तो 2 1 3 1 1 2 23 आया। 23 कौन सी संख्या आई? ये भी विषम संख्या है। तो हम यदि सम संख्या में विषम संख्या को जोड़ते हैं तो हमेशा कौन सी संख्या आएगी? हमेशा विषम संख्या ही आएगी। इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। और यदि यदि हम सम संख्या में सम संख्या को जोड़ दें, यदि सम संख्या में सम संख्या को जोड़े तो सम संख्या ही आएगा। जैसे जैसे 8 भी सम संख्या है, 6 भी सम संख्या है। आप दोनों को जोड़ेंगे तो 8 6 14 आया, यह भी सम संख्या है। क्यों सम संख्या है? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि सम संख्या किसे कहते हैं? पहले आप सम संख्या की परिभाषा जानिए। वैसी संख्या जो 2 से भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। पूरा पूरा लगना चाहिए। वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए सम संख्या कहलाती है। इस चीज को विशेष ध्यान देंगे। तो अब यहां देखिए आप, तो 8 भी सम संख्या, 6 भी सम संख्या, और सम में सम जोड़ेंगे तो सम संख्या। जैसे 4 लीजिए, 4 भी सम संख्या है, 12 भी सम संख्या है, और दोनों को जोड़ेंगे तो 12 4 16 भी सम संख्या है। इसका मतलब यह है कि सम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे तो सम संख्या आएगा, और विषम संख्या में सम संख्या को जोड़ेंगे तो विषम संख्या आएगा। अब चलिए सवाल को करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने शायद इन चीजों को समझा होगा। अब देखिए क्या है, यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है? पूछा है कि इनमें से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, विषम नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको यह कहा है कि Q एक धनात्मक पूर्णांक है, तो यहां जो 8Q+1 है, तो यहां पे आप Q को भूल जाइए, या फिर आप Q का मान 1 मान लीजिए। Q कोई भी धनात्मक पूर्णांक है तो हम लोग हमेशा Q का मान 1 मानेंगे, 1 मान के आप चलेंगे। आप चाहें तो 8 भी मान सकते हैं, 10 मान सकते हैं, 12 मान सकते हैं, 50 लाख भी मान सकते हैं। ये आपके अपने मन पे है। लेकिन आप जितना बड़ा संख्या मानेंगे उतना ही ज्यादा दिक्कत होगी, उतनी ही ज्यादा परेशानी होगी उस सवाल को हल करने में। इसके लिए आपको क्या करना है? सबसे छोटी संख्या माननी है, जो सबसे छोटी हो। जो सबसे छोटी संख्या हो आपको वही मानना है। ठीक है, तो चलिए सबसे छोटी संख्या, जैसे सबसे छोटी पूर्णांक क्या है? धनात्मक पूर्णांक, एक ही तो है। अब हर जगह यदि जैसे यहाँ 8 है, यहाँ पे आप 1 लिखेंगे तो 8 गुना 1 करेंगे 8 ही होगा। इसका मतलब Q से कोई फर्क नहीं पड़ता यदि Q है। हम सिर्फ संख्या को देखेंगे इस टाइप के सवालों में। जैसे 8 कौन सी संख्या है? आप कहेंगे सम संख्या। 1 कौन सी संख्या है? आप कहेंगे विषम संख्या। 8 में 1 जोड़ेंगे क्या आएगा? 9 आएगा। 9 कौन सी संख्या? विषम संख्या। लेकिन ऑप्शन में क्या कहा है? इनमें से 4 ऑप्शन में कौन विषम पूर्णांक नहीं है? ये तो विषम पूर्णांक है। अब इसको देखिए, 8 कौन सी संख्या है? सम संख्या। और 4 कौन सी संख्या है? सम संख्या। दोनों को आप जोड़ेंगे तो 8 4 कितना आएगा? 12। 12 कौन सी संख्या आई? सम संख्या आई। तो एक यही सम संख्या है। इसमें पूछा था कौन विषम पूर्णांक नहीं है, तो यही तो विषम पूर्णांक नहीं है। इसको करने के बाद कितना आया? 12 आया। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। बाकी आप इसको जोड़ेंगे तो 8 3 कितना होगा? 11, ये विषम संख्या आया। 8 7 कितना आया? 15, ये विषम संख्या आया। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 12 होगा, और ये सम संख्या। तो इस तरीके से सवाल को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कम समय में। चलिए आइए अगला सवाल करें।
चलिए इसको करते हैं। लिखा है कि दो लगातार सम संख्याओं का मौसो क्या होगा। दो लगातार सम संख्या लगातार होना चाहिए। तो मैंने आपको हमेशा ही कहा है, आप छोटा लीजिए। जैसे सबसे छोटा सम संख्या क्या है, दो है। और दो के बाद क्या है, तुरंत चार। आपको लगातार कह रहा है कि दो लगातार। लगातार का मतलब यदि आप दो लेंगे तो दो के बाद चार लेंगे, यदि आप आठ मानते तो आठ के बाद तुरंत आपको 10 लेना पड़ेगा। इस तरीके से लगातार माना जाता है। तो ये दो, ये आपस में देखिए ये भी लगातार है। यदि 12 है तो आपको 14 लेना पड़ेगा। तो इसमें लिखा ये है दो लगातार सम संख्याएं। बच्चों ये सारे सम संख्या है, दो लगातार सम संख्या है। और इसका कह रहा है कि मौसो क्या होगा, महत्तम क्या होगा। तो मैंने आपको पहले से ही कहा है कि आप छोटा मान रखें, तो हमने छोटा मान रखा है। मौसो आपको पता है, आप नहीं जानते तो भाग विधि से भी बना सकते हैं। दो दूनी चार, पूरा पूरा खत्म हो गया, पूरा पूरा कट गया, यहां पे जीरो हो गया। जैसे ही यहां पे जीरो हो गया तो बी का मान जो होता है वो आंसर होता है। महत्तम आप जानते ही हैं। तो दो और चार का मौसो हम लोगों ने दो निकाला है। ठीक उस प्रकार से आप 12 और 14 का भी निकालेंगे तो दो ही निकलेगा। आप 8 और 10 का निकालेंगे वही निकलेगा, और अपने मन से भी कुछ मानेंगे उसका भी दो ही निकलेगा। इसीलिए दो लगातार, हमेशा याद रहे, दो लगातार सम संख्याओं का जो मौसो होगा वो कितना होगा, हमेशा दो होगा। हमेशा, एक बार नहीं, हमेशा दो होगा। चाहे तो आप निकाल के देख लीजिए, इसका आप निकाल के चेक कर लीजिएगा, ठीक है। हमेशा दो ही आएगा। चलिए अगला सवाल करें। अगला सवाल है, दो संख्याओं का गुणनफल 86 70 है। दो संख्याओं का गुणनफल, और उसमें से आपका एचसीएफ दिया हुआ है 17 है, और उसका एलसीएम कह रहा है निकालने के लिए। तो इस तरीके का जो सवाल होता है पहले से ही खास होता है। एक सूत्र होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि ए गुना बी बराबर एच सी एफ गुना में एल सी एम होता है। वैसे ये सूत्र होता है। सूत्र तो नहीं कहा जा सकता ये, आप सूत्र की कह लीजिए, नहीं कह लीजिए। हालांकि ये एक समझ लीजिए सिद्ध किया हुआ एक कथन है ये वाला। ए गुना बी बराबर एच सी एफ गुना एलसीएम होता है। जैसे ये मतलब है क्या, आपको मैं सिद्ध करके बताता हूं इसको थोड़ा सा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ जाएगा। जैसे कोई भी आप दो संख्या लीजिए, मान लीजिए मैं दो लेता हूं और चार लेता हूं, ठीक है। ये दोनों संख्या है, दो और चार संख्या है। अब दो और चार का सबसे पहले आप महत्तम निकालिए। दो और चार का यदि आप एचसीएफ निकालेंगे तो इसका एचसीएफ दो निकलेगा, और इसका एलसीएम निकालेंगे, लघुत्तम निकालेंगे, तो इसका लघुत्तम चार निकलेगा। ध्यान रहे, एचसीएफ दो निकलेगा, लघुत्तम कितना निकलेगा, एलसीएम निकलेगा चार। अब जो ये सूत्र है, अब ऐसा है कि आप जब इन दोनों संख्याओं को आप गुना करेंगे, एक एक तरफ आप दोनों संख्याओं को गुना करिए, एक तरफ आप लघुत्तम और महत्तम को यदि गुना करेंगे तो सेम टू सेम आएगा। चार दूनी आठ, और इधर भी चार दूनी आठ। नहीं, आप दूसरी संख्या भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप 5 ले सकते हैं और 20 भी ले सकते हैं, या फिर आप कोई भी संख्या ले, जैसे 5 और 6 भी आप ले सकते हैं। 5 और 6 भी ले सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं 5 और 6 ले रहा हूं। 5 और 6 का यदि आप एचसीएफ निकालेंगे, इसका एचसीएफ एक निकलेगा, और एलसीएम इसका यदि निकालते हैं आप तो इसका एलसीएम आपका निकलेगा, क्योंकि दोनों कटे, इस दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 30 निकलेगा। दोनों का एलसीएम कितना निकलेगा, 30। अब आप एक तरफ क्या करिए, दोनों संख्याओं को गुना करिए। दोनों संख्याओं को जैसे 5 गुना 6 करिए, एक तरफ दोनों संख्या को गुना कर लीजिए, एक तरफ आप एचसीएफ गुना एलसीएम यदि करेंगे तो आपका बराबर ही आता है दोनों। जैसे 5 6 के 30, इधर भी 30 बराबर आता है। तो ऐसा होता है, वही चीज ये है, ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। हम जानते हैं कि किसी भी दो संख्याओं का गुणनफल, किसी भी दो संख्याओं का गुणनफल उसके लघुत्तम और महत्तम के गुणनफल के बराबर होता है। ये है इसका कथन। तो इसको वैसे ऐसे लिखते हैं। अब चलिए, आप शायद आपने इस चीज को समझ लिया होगा। आइए अब सवाल करते हैं। थोड़ा समय ज्यादा लग रहा है, इतना टाइम इसमें आपको नहीं लेना है। थोड़ा समझाने के लिए टाइम लग रहा है, नहीं तो टाइम लगेगा नहीं। सेकंडों का सवाल है ये। तो क्या है कि दो संख्याओं का, देखिए दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, अर्थात ए गुना बी आपका दिया हुआ है कितना है, 86 70 दिया हुआ है।
एचसीएफ आपका 17 दिया हुआ है, कह रहा है एलसीएम निकालने के लिए। आराम से कटा दीजिए, 17 से भाग लगा दीजिए, 17 पचे 85, 17 का 17, तो 510 बार में भाग लगेगा, अर्थात ये जो आपका एलसीएम निकला वो 510 निकला। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसको आप बिल्कुल सेकंडों में बना सकते हैं, बस आपके पास सारे फैक्ट्स होने चाहिए, हर प्रकार का हर एक चीज होना चाहिए। आप तैयारी करेंगे, एक सवाल को कई बार बनाएंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है, आशा है कि आपको भी ये चीज समझ में अच्छी तरीके से आएगा। ऐसे हम लोग कर सकते हैं, उतना ज्यादा बड़ा सवाल ये था नहीं। चलिए आइए अगला करें। एक बार इसको देखिए, ये सवाल लिखा है कि यदि P यदि P तथा Q अभाज्य संख्या है, यहां जो आप P देख रहे हैं और Q देख रहे हैं, कह रहा है कि ये दोनों अभाज्य संख्या है, ठीक है अभाज्य संख्या। तो लिखा है कि P पे घात Q और P स्क्वायर Q का मौसो क्या होगा। आपको दो संख्या दी हुई है, जैसे एक तो आपको ये दिया हुआ है और दूसरा आपको ये दिया हुआ है। ये दो समझ लीजिए संख्या है, मान लीजिए ये दोनों संख्या दी हुई है, और कह रहा है कि इन दोनों का मौसो क्या होगा। बहुत ही आसान है, आप देखिए P पे घात 3 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, P गुना P 3 बार लिख सकते हैं, और Q है तो लास्ट में Q से गुना करके आप लिख लीजिए। अब देखिए P पे स्क्वायर है तो P को 2 बार हम गुना करके लिख सकते हैं, और ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब चलिए आइए आप, ये है अभाज्य गुणनखंड विधि से, ये जो आप तरीका देख रहे हैं ये तरीका है अभाज्य गुणनखंड विधि से महत्तम निकालने का। इस विधि से लघुत्तम भी निकाला जाता है, ध्यान रहे, इस विधि से हम लोग लघुत्तम भी निकालते हैं, इस विधि से महत्तम भी निकालते हैं। तो अब महत्तम का क्या रूल है? जो दोनों में कॉमन हो, दोनों संख्याओं में जो चीज कॉमन हो उसको ही हम सिर्फ लिखते हैं। जैसे इसमें भी देखिए P है, इसमें भी P है, दोनों में P है, तो दोनों P के बदले आपको एक P लिखना है। फिर देखिए इसमें भी P है, इसमें भी P है, इन दोनों P के बदले आपको एक ही P लिखना है। इसमें P है, देखिए इसमें P है, इसमें नहीं है तो इसको आपको नहीं लिखना है। इसमें Q है, इसमें भी Q है, दोनों संख्याओं में Q मिल गया तो आपको Q लिखना है। मेरे प्यारे बच्चों आप इसको गुना करिए, P गुना P करेंगे तो P स्क्वायर हो जाएगा और ये Q हो जाएगा। तो P पे घात 3 और Q, P पे घात 3 इंटू Q और P स्क्वायर इंटू Q का यदि आप एचसीएफ निकालते हैं तो आपका निकलता है P स्क्वायर इंटू Q, P स्क्वायर इंटू Q, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। तो किसी प्रकार की कोई शंका हो, मैं बार बार कह रहा हूं, आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं, आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दी जाएगी। चलिए अगला सवाल करें। चलिए अब हम लोग छठे नंबर का सवाल करेंगे। आइए, लिखा है कि 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है। सेम टू सेम सवाल जो हम लोगों ने पहले किया था, अभी एक नंबर में ही हम लोगों ने ये सवाल किया था। एक और 6 एक जैसा है, यहां पे सिर्फ डिजिट बदला हुआ है। वहां लिखा था कि 192 में 2 का घात कितना है, यहां लिखा है 234 में 3 का घात क्या है। तो फटाफट आप क्या करेंगे, 234 को ऐसे फ्रैक्शन करेंगे, 2 एका 2, 2 एका 2, 2 सतह 14। अब 3 से ही भाग लगेगा, 3 तिया 9, 3 नमा 27, फिर 3 से लगेगा, 3 एका 3, 3 तिया 9, और तो लगेगा ही नहीं। तो अब यहां पे आपको लिखना कैसे, 2 गुना 3 पे घात आप 2 लिखेंगे और यहाँ पे 13 लिखेंगे, इस तरीके से लिखा जाता है। लिखा है 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है। तो 3 का घात क्या है, आप क्लियर है, चौड़े में है, 3 का घात कितना है, 2 है, ऑप्शन नंबर सी। 3 का घात 2 है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला करें। लिखा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल, सेम टू सेम सवाल है, दो संख्याओं का गुणनफल अभी हम लोगों ने किया है, वो 2166 है, तो इसका मौसो, अब मौसो दिया हुआ है 19। कई बार क्या रहता है कि मौसो की जगह पे एचसीएफ लिखा रहता है, ये इंग्लिश है, इसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और कई बार एचसीएफ नहीं लिख के मौसो लिख दिया जाता है, बस यही थोड़ा सा चेंजिंग होता है। और इस तरीके के सवाल एग्जाम में प्रायः पूछे जाते हैं। और ये जो पीछे हमारे
अभी जो बोर्ड पे आप सवाल देख रहे हैं, यह भी एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ध्यान रहे। तो इस सवाल को, मतलब किसी भी सवाल को आप अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी नहीं करें, इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। नहीं ये वैसे ही फालतू में है, नहीं, एक भी सवाल फालतू का नहीं होता है। और मान लीजिए इस तरीके का सवाल यही नहीं पूछे, लेकिन हो सके टाइप चेंज कर दे, डिजिट चेंज करके पूछ दे, तो पूछेगा ही, क्योंकि यह भी तो एग्जाम में पूछा गया सवाल ही है। चलिए इसको ध्यान से देखने की आवश्यकता है। अब चलिए थोड़ा शॉर्टकट करते हैं। करना क्या है, जब दो संख्याओं का आपको गुणनफल दिया हो, ध्यान रहे, जब दो संख्याओं का गुणनफल आपको दिया हो और महत्तम इसका 19 दिया हो, कह रहा हो लघुत्तम निकालने के लिए, तो यहीं पे ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप इसी में 19 से भाग लगा दीजिए। चलिए लगाइए, कितने बार में लगेगा, 19 का 19, एक बार में कटाएंगे, एक बार में 19, और फिर 19 दो हो जाएगा, और यहाँ पे 26 हो जाएगा, फिर 19 का 19, फिर 19 छा के 14 से, तो कुल मिला के 114 बार में पूरा कट जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी। आप 19 से वैसे ही भाग दे सकते हैं। जिन बच्चों का थोड़ा सा भाग कमजोर है, तो इस तरीके से भी आप भाग दे सकते हैं। 19 का 19, 11 में 9 गया, 2 खत्म, फिर 19 का, फिर 19, 16 में 9 गया, 7, और ये खत्म, फिर ये आया 4, और 19 का 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 चौके 76। इस तरीके से जिन बच्चों का एकदम बिल्कुल भाग कमजोर है, जिनको आता ही नहीं है, थोड़ा बहुत आता है, तो वो ऐसे समझ सकते हैं इस चीज को, तो 114 ही होगा। ऐसे करके आप शॉर्टकट भाग लगा दें। जब दो, हाँ ध्यान रहे, जब दो संख्याओं का गुणनफल दिया हो और आपको एक और चीज मौसो दिया हो, या लॉसो ही क्यों नहीं दिया हो, यहां पे लॉसो भी रहता ना तो भी हम लोग भाग ही करते, मौसो भी दिया है तो भी भाग ही करना है। इससे क्या होगा कि आपका जो कह रहा है कि लॉसो क्या होगा, तो वो चीज आपका निकल के आ जाएगा, 114 होगा। चलिए आइए अगला सवाल करें। अगला सवाल क्या है, यदि, अब यहां पे देखिए, एक संख्या तो ये दिया हुआ है, दूसरी संख्या ये दिया हुआ है, इसका कह रहा है लॉसो निकालने के लिए। थोड़ा सा ये स्टाइलिस्ट है, अजब गजब सवाल होता है। देखिए, मौसों में क्या है, दो संख्याओं का जब हम अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसो निकालते हैं, तो वही संख्या लिखते हैं जो दोनों में कॉमन हो। लेकिन लघुत्तम में थोड़ा सा अलग ही है। लघुत्तम में क्या है, जो कॉमन हो वो तो पहले लिखते हैं, और उसके बाद जो नहीं मिले वो सारा लिखते हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट कर लें। जैसे क्या है, 2 पे घात 3 को आप लिख लीजिए 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है, ऐसे हम लोगों ने 3 बार लिख लिया। और 3 है तो 3 लिख लिया, 5 है 5 लिख लिया। उसके बाद आप यहां लिखिए, 2 पे घात 4 है ना, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 लिख लीजिए 4 बार, और एक बार 5 लिख लीजिए, फिर 7 लिख लीजिए, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों, हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ध्यान रहे, हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम का क्या रूल है, सबसे पहले आप जो दोनों में मिले वो लिखिए। इन दोनों में मिला, दोनों के बदले आप एक लिख लीजिए। यहां भी, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, एक 2 लिख लीजिए। फिर देखिए, इसमें दोनों में 2 है, एक 2 लिख लीजिए। अब फिर देखिए, इसमें 3 है, इसमें नहीं है, अभी इसको छोड़ दीजिए। अब देखिए, इसमें 5 है, इसमें है, हाँ है, तो इन दोनों के बदले एक लिख लीजिए। अब क्या है, अब जो नहीं मिला वो सारा लिखिए। जैसे 3 इसमें था, इसमें नहीं था, फिर भी लिखना है। 2 इसमें था, इसमें नहीं था, फिर भी लिखना है। 7 इसमें था, इसमें नहीं था, फिर भी लिखना है। अब सबको गुना करिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 4 तिया 12, 120 हो गया। और यहां करेंगे 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14, और 12 गुना 14 करेंगे तो 168 हो जाएगा, जीरो लगभग 1680। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये गुना करेंगे, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी। तो इस तरीके से हम सवाल को कर सकते हैं। महत्तम में क्या था कि दोनों, जो दोनों संख्याओं में जो कॉमन हो, जो दोनों में मिले, केवल वही चीज लिखते हैं। लेकिन लघुत्तम में क्या है, पहले जो दोनों में मिले आप पहले उसको लिखते हैं। जैसे आपने देखा, जो दोनों में मिला हमने वो लिखा, फिर जो नहीं मिला उसको भी लिखा। यही है थोड़ा सा लघुत्तम, उससे थोड़ा सा हटके। तो इस तरीके से आप 1680 निकालेंगे। चलिए आइए अगला सवाल करें। अगला सवाल थोड़ा बहुत ही ज्यादा खास और सेम टू सेम सवाल जैसा कि हम लोगों ने पीछे किया है। यहां पे लिखा है m एक धनात्मक पूर्णांक है। जब भी इस तरीके की बात कहीं भी सवाल में लिखी गई हो कि m एक धनात्मक पूर्णांक है, तो m को भूलिए जाइए कि m नाम की कोई चीज भी है सवाल में, उसको आप भूल जाइए। तो लिखा है धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। अब फिर पूछा है तब विषम पूर्णांक कौन सा होगा, इसमें विषम क्या होगा। अभी हम लोगों ने जाना है कि सम संख्या में विषम संख्या जोड़ते हैं तभी विषम संख्या होता है। देखिए, 4 2 6,
हमें क्या निकालना है, विषम संख्या। तो 4 दूनी कितना होगा, 6। ये तो सम संख्या है, ये तो गलत ऑप्शन है, ये तो है ही नहीं। अब देखिए 4 4 8, ये तो सम संख्या, ये भी हमारे काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि पूछा है विषम संख्या क्या होगा। और यहां पे देखेंगे 4 1 5, यह है ना विषम संख्या, 4 और 1 को जोड़ेंगे 5, तो ये विषम संख्या है। तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा राइट आंसर होगा कि 4m+1 जो है ये क्या है, ये विषम पूर्णांक है। कौन सा पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। ठीक है, हालांकि ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, यही विषम पूर्णांक। चलिए आइए अगला सवाल करें। एक बार ये देखिए, इसमें क्या है, पूछा है कि संख्या 2.13 11 31 11 31 11 फिर 13 डॉट 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 है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिए, जिसमें भी आपको ऐसे डॉट 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 करके दिया हो, ऐसे एकदम इन्फिनिट तक, वैसी परिस्थिति में उस संख्या को आप कहेंगे अप्रमेय संख्या। क्या कहेंगे उसको, अप्रमेय संख्या। वो कौन सी संख्या होती है, ना वो पूर्णांक होगी ना वो प्रमेय संख्या है, वो सीधा क्या है, अप्रमेय संख्या है। बस यही इसकी पहचान ही है। पूरा भाग लग नहीं रहा है, डॉट 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 करते करते कहां तक जाएगी, इन्फिनिट तक जा रही है, तो वो अप्रमेय संख्या होगा। चलिए आइए अगला सवाल करें। सेम सवाल अभी हम लोगों ने एक किया, 1 नंबर में किया, फिर 6 नंबर में किया, फिर 11 नंबर में कुछ उसी तरीके का सवाल है। जैसे 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात, तो फटाफट कर लेते हैं। 144 का अभाज्य गुणनखंड, तो 2 7 14 2 दूनी 4, फिर लगाइए इसको, फिर 2 से भाग दीजिए, फिर 2 से भाग लग रहा है, लगाइए। अब तो लगेगा नहीं, 3 से लगेगा, तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 4, तो 2 पे घात कितना, 4, और यहाँ 3 पे घात कितना लिखेंगे, 2। तो आपसे पूछा है कि 2 का घात क्या होगा, तो 2 का घात कितना है, 4 है, तो 2 का घात 4, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एक एक नंबर बटोर के कक्षा 10 में 100 में से 100 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे एकदम बिल्कुल सिंपल ही सवाल है। अभी तक जितने भी बच्चों को सवाल हम लोग कर रहे हैं, सारे एग्जाम में पूछे गए सवाल है, इसी पैटर्न के सवाल पूछे जाते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि पुनः यही पूछा जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं कहूंगा। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि इसी पैटर्न के सवाल पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे। आप तैयार रहिए बस। चलिए इसको देखते हैं। यदि ए और बी अभाज्य संख्या है, कहा है कि ए और बी अभाज्य संख्या है, तो ए और बी का लघुत्तम निकालेंगे तो क्या होगा, ए और बी का लघुत्तम निकालेंगे क्या होगा, ए और बी का लॉस ऑफ पूछा है। आइए देखते हैं। अभाज्य संख्या मतलब समझते हैं क्या होता है, वैसी संख्या जो एक से भाग लगे, खुद से भाग लगे, और किसी अन्य संख्या से भाग ना लगे, वैसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। तो वैसी आप दो संख्या कोई भी सिलेक्शन करिए, मैं हमेशा कहता हूं आप छोटा लीजिए, आप बड़ा भी ले सकते हैं लेकिन नहीं, हमेशा छोटा लीजिए। चलिए, तो दो अभाज्य संख्या, जैसे एक अभाज्य संख्या क्या है, हमने 3 ले लिया, एक और अभाज्य संख्या हमने मान लीजिए 5 ले लिया। आप कोई भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप 3 और 5 ले, आप कुछ भी ले लीजिएगा। जब हम लिखा है कि ए और बी अभाज्य संख्या है, तो हमने भी दो अभाज्य संख्या अपने मन से मान लिया, दो अभाज्य संख्या। तो जब दो अभाज्य संख्या है, इसका यदि हम लघुत्तम निकालेंगे, क्या आपस में कटेगा, कभी भाग लगेगा किसी से, और नहीं लगता है तो हम लोग गुणे ना करते हैं, क्या करते हैं, गुना। 3 5 15, तो हम सीधे गुना करते हैं और आंसर निकालते हैं। ठीक उसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, ए और बी अभाज्य संख्या है, ए और बी क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या, ये तो किसी से भाग ही नहीं लगेगा, कटेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये दोनों अभाज्य संख्या है। जैसे ये दोनों अभाज्य संख्या था, नहीं लगा, हमने गुना कर दिया। ठीक उसी प्रकार ए और बी भी अभाज्य संख्या है, ये कटेगा नहीं, तो आपस में हम लोग गुना कर देंगे, ए गुना बी करेंगे, तो आंसर जो होगा हमारा ए बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। चलिए आइए अगला सवाल करें, 14 नंबर का। लिखा है कि दो परमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया यहाँ पे, कितनी, यहाँ ये होना चाहिए कि दो परमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती, और ये वाला है यहां आ जाएगा, है। ठीक है, ये थोड़ा सा
दो परमेय संख्याओं के बीच में कोई भी दो परमेय संख्या है, मान लीजिए 2 है या 4 है, ये दोनों परमेय संख्या है, इसके बीच में कितनी परमेय संख्या हो सकती है मेरे प्यारे बच्चों, गिनती नहीं है। आप निकालते निकालते आपकी कई पीढ़ी निकल जाएगी, लेकिन परमेय संख्या निकलना रुकेगा नहीं, ये तो निकलता ही रहेगा। इसीलिए किसी भी दो परमेय संख्याओं के बीच में हम कह सकते हैं अनंत परमेय संख्या होती है, बिना गिनती की, अनगिनत होती है, उसकी गिनती नहीं कर सकते, अनंत होती है, ये ध्यान रखें। क्या होती है? अनंत। चलिए अगला सवाल करें, 15 नंबर का पूछा है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य जानते हैं कि नहीं जानते हैं? वह संख्या जो एक से भाग लगे, खुद से ही भाग लगे और किसी से नहीं लगना चाहिए। यहां देखिए 15 जांच करिए, 15 को देखिए, 15 में आपका 3 से भाग लगा, 5 से भाग लगा, खुद से भाग लगा और एक से भाग लगा। तो देखिए खुद से भाग लगे, एक से भाग लगे, यहां तक तो ठीक है, लेकिन किसी अन्य संख्या से यदि भी भाग लगता है तो वो अभाज्य संख्या नहीं है, तो यह अभाज्य संख्या नहीं है। 12 की बात करें, 12 में देखिए एक से भाग लगता है, फिर 3 से भाग लगता है, फिर 4 से भाग लगता है, फिर 6 से भाग लगता है, फिर 12 से भाग लगता है। तो इतनी इतनी संख्याओं से भाग लग रहा है, तो ये भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या ये भी नहीं है। पूछा है कि इनमें से बताइए अभाज्य संख्या कौन है। बात करें 23 की, एक बार 23 को देखिए, 23 में सिर्फ एक से भाग लगता है और खुद से ही भाग लगता है, किसी अन्य संख्या से भाग लगता है क्या? आप कहेंगे सर नहीं लगता है, नहीं लगता है तो यही अभाज्य संख्या है, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका अभाज्य संख्या है। चलिए अगला सवाल करें, 15 नंबर का। हाँ बहुत ही प्यारा सवाल है, लिखा है कि 2, 10 और 20 के लॉसो और मौसो का क्या निकालना है आपको? अनुपात निकालना है। सबसे पहले क्या है कि 2 है, 10 है और 20 है, इसका आप निकालिए लघुत्तम, पहले निकालिए एलसीएम। तो इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। आप यदि इसका मैं शॉर्टकट में बता देता हूं, इसका यदि आप 2, 10 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो इसका लघुत्तम 20 निकलेगा, ठीक है। इसका एचसीएफ निकालेंगे, महत्तम निकालेंगे, इसका एचसीएफ 2 निकलेगा। आप चाहे निकाल के देख लीजिएगा। 2, 10 और 20 का लघुत्तम तो आपको निकालना आता ही है, वो 20 निकलेगा। एचसीएफ निकालेंगे 2 निकलेगा। तो कहा है कि लघुत्तम और महत्तम का अनुपात चाहिए। तो लघुत्तम कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 20 है। महत्तम कितना है? 2 है। आप इसको काटेंगे, 2 है का 2, 2 धन 20, तो 10 अनुपात कितना निकलेगा? 1 निकलेगा। तो 10 अनुपात 1 आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रहे एक चीज मैं यहाँ पे आपको, जहां बहुत सारे बच्चे गड़बड़ी करते हैं, ऐसा ना हो कि आपसे भी वो गलती 2026 के बोर्ड एग्जाम में हो जाए और आपका 1 नंबर कट जाए, क्योंकि 1 नंबर बहुत बहुत बड़ी पावर है। आपका यदि 1 नंबर कम आ जाए ना, जैसे 30 नंबर में पास होता है, अभी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं, 30 नंबर पास मार्क है, आपका 29 आ गया, 1 नंबर की वजह से आप फेल कर गए, बहुत मायने रखता है 1 नंबर। मैं नहीं चाहता कि आपका नंबर कट जाए। यहां पे आप यदि आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कई बार बच्चे क्या करते हैं, उल्टा कर लेते हैं। मौसों को पहले जैसे 2 इधर आपने कर लिया, फिर 20 इधर कर लिया, तो अभी आप काटेंगे ना, तो ये भी आपको ऑप्शन में मिल रहा है 1:10। तो ये भी आप एकदम फटाफट कहेंगे ओ माय गॉड ये तो मिल गया, अब क्या करें इसको फटाफट, ये तो हो गया मेरा। नहीं, हो नहीं गया, ये आपका खत्म हो गया, गलत है। सारा काम बिल्कुल जैसे कहा जाए सिस्टमेटिक ढंग से हमें करना है। आपको यहां देखिए, आप सवाल देखेंगे, लघुत्तम यदि आगे है, लॉसो यदि आगे लिखा है, तो आगे आपको यहां लॉसो ही रखना है, जैसे लॉसो ही रखा गया है आगे। मौसो पीछे है तो आपको मौसो पीछे ही रखना है, जैसे मौसो 2 है तो 2 को पीछे रखा गया और फिर कटा के 10:1 निकाला गया। तो ये तो बिल्कुल सही है और ये बिल्कुल गलत है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दे, क्योंकि नंबर कट जाता है। चलिए अगला सवाल करें। अगला सवाल क्या है कि 65 तथा 117, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर यही समझ में नहीं आता, तो इसको विस्तार से समझाइए। तो आइए इसको विस्तार से समझते हैं, पहले सवाल को समझते हैं, बाद में हल करेंगे, हल करना उतना नहीं है। क्या है, देखेंगे सवाल को। लिखा है यदि, देखिए, यदि 65 तथा 117 का मौसो 65, और ये कहा है कि 65 और 117 का मौसो ये 65m-117 के रूप का है। समझ में आया?
65 और 117 का मौसो, ये कह रहा है कि 65 और 117 का ना हमने मौसो निकाला, वो कितना निकला, तो इतना निकला। 65 और 117 का मौसो इतना निकला। तो ये हमसे कहा है कि m की जगह पे तब क्या होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इन्होंने बताया, इन्होंने अपने हिसाब से जो आंसर निकाला है 65 और 117 का जो महत्तम निकाला है, एचसीएफ निकाला है, वो 65 m माइनस 117 निकाला है। तो हम क्या करते हैं, पहले 65 और 117 का मौसो निकालते हैं। तो मौसो निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। तो 13 से ही भाग लगेगा, 13 पचा 65। ये भी 13 से ही भाग लगेगा, 13 नमा 17 से। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, आप भी जानते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए जो दोनों में मिले वही लिखते हैं। इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, तो हमारा जो मौसो निकलेगा वो 13 निकलेगा। अब ध्यान रहे, हमने दिया क्या है, गिवन क्या है कि 65 और 117 का मौसो 65 m माइनस 117 है, हमने निकाला कितना, 13 निकाला है। तो हम क्या करते हैं, तो 65 m माइनस 117 ये दिया है, इतना मौसो है। रियल में इसका मौसो हमने कितना निकाला, 13 निकाला है। तो 13 के ये बराबर है। ये देखिए, बराबर का मतलब समझते हैं, बराबर का मतलब नहीं समझते हैं तो समझिए। देखिए, इधर यदि 2 है तो इधर भी आपको 2 ही लिखना पड़ेगा, तभी बराबर होगा। 2 आप ना लिखे, चाहे आप 8 माइनस 6 लिख लीजिए, लेकिन बराबर का चिन्ह देने के लिए, बराबर के चिन्ह का मतलब है इधर जो है वही चीज इधर है, सेम टू सेम, भले ही थोड़ा सा फॉर्मेट अलग हो सकता है। वैसे ही 65 और 117 का मौसम 65 m माइनस 117 दिया हुआ है, 65 m माइनस 117 दिया हुआ है। और जब इसका मौसम हमने निकाला तो वो कितना दिया है, 13। तो 13 के ही बराबर ये है। तो बस अब फटाफट हम लोग हल कर लेते हैं। 117 देखिए, माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 13 प्लस में 117। तो अब 65 m बराबर इसको जोड़ेंगे तो 100 कितना होगा, 30 होगा। अब 65 से काटेंगे, कितने बार में भाग लगेगा, 2 बार में। तो m का मान मेरे प्यारे बच्चों कितना आया, 2 आया। है कहीं ऑप्शन में क्या, हाँ, ऑप्शन नंबर बी में है ये आपका आंसर। तो इस तरीके से सवाल को हल करना है, बहुत ही आसान है। आसान तो होता ही है। तो इस तरीके के सवाल यदि एग्जाम में आए तो इसको चुटकियों में, एकदम सेकंडों में उड़ा देना है, खत्म कर देना है। आइए एक अगले सवाल की ओर बढ़े, और यह सवाल है 17 नंबर का। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, एक चीज यहां देखेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, दो। एक तो सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो एक से भाग लगे, खुद से भाग लगे, किसी अन्य से भी भाग लगे। तो बात करें एक की, एक ना सम है ना विषम है, एक विषम तो है, एक को विषम संख्या हम लोग बोलते हैं, लेकिन एक ना भाज्य है ना अभाज्य है, कुछ नहीं है। इसको एक को ना तो हम भाज्य बोलते हैं, एक को ना तो अभाज्य कहते हैं, कुछ नहीं। एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य, ये ध्यान रहे हमेशा। एक को ना तो हम भाज्य कहते हैं ना तो अभाज्य कहते हैं, तो एक को तो छोड़ ही दीजिए आप। बात करें दो की, तो दो अभाज्य संख्या है, हालांकि दो ही ऐसी संख्या है, आप ध्यान दीजिएगा। दो को हम लोग बोलते हैं सम अभाज्य, सम अभाज्य, क्योंकि दो ही एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी है, अभाज्य संख्या भी। अभाज्य इसीलिए है क्योंकि एक से भाग लग रहा है और खुद से ही भाग लग रहा है, इसीलिए ये अभाज्य संख्या है। सम इसीलिए है क्योंकि दो से भाग लग रहा है। तो कहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या दो भी नहीं है। बात करें तीन की, तो तीन में एक से भाग लगता है और खुद से ही भाग लगता है, तो यह भी कौन सी संख्या है, यह भी अभाज्य संख्या है। लेकिन हमें लेना है भाज्य संख्या। अब बात करें चार की, तो चार में एक से भाग लगा, दो से भाग लगा, खुद से भाग लगा, तो अर्थात इससे सिद्ध होता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या वो क्या है, वो चार है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आप यहां देख रहे हैं, दो है सबसे छोटी, क्योंकि तीन भी अभाज्य संख्या है, दो भी अभाज्य संख्या है, तो तीन से भी छोटा दो है, इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है, देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है, दो है, लिखा है। और इन दोनों का क्या निकालने के लिए कह रहा है, मौसो कितना होगा। तो चार और दो का यदि आप मौसो निकालेंगे तो चार और दो का मौसो दो ही निकलेगा।
आप चाहे महत्तम निकालेंगे तो दो ही निकलेगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। लाइट कट गया ना मोहतरमाओ। चलिए फटाफट हम लोग अगला सवाल करें। एक ये सवाल है, देखिए लिखा है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। ये तो आपने समझ लिया, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं ना है। चलिए अगला सवाल करें। आगे क्या है, लिखा है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। 96 का क्या होगा अभाज्य गुणनखंड। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड करने में कौन सी देरी लगेगी हमें। लगाइए ना, दो से भाग, दो चौके आठ, दो अठा 16, दो दूनी चार, दो चौके आठ, फिर लगाइए दो एका दो, दो दूनी चार, दो छक्की 12, दो तिया 6। तो दो कितना, एक दो तीन चार पांच, तो दो पे घात कितना आया पांच, तीन कितना है एक, तो तीन पे घात कितना एक। तो है किसी ऑप्शन में ये चीज, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 20 नंबर का सवाल है। क्या है, एक बार पढ़ते हैं फिर करते हैं। लिखा है कि 6 8 22 का लघुत्तम और महत्तम का अनुपात निकालना है। तो 6 8 22 का, 6 है, 8 है और 22 है, इसका हमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम निकालने कैसे निकालेंगे, तो थोड़ा सा मैं एलसीएम निकालने का तरीका आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप क्या करें, दोनों को ऐसे फ्रैक्शन कर लें। इसको भी कर लीजिए, दो चौके आठ, ये दो दूनी चार, इसको भी आप कर लीजिए 2 से 11 बार में, और किसी से लगेगा नहीं। एलसीएम आप निकालेंगे, एलसीएम का क्या रूल है, जो पहले सब में मिला आप उसको लिखिए। तीनों में मिल रहा है, लिख लीजिए। ठीक है। और इसमें 3 है, इसमें नहीं है, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें 11 है, इसमें नहीं है। अब क्या करिए, जो नहीं मिलता सब लिखिए। जैसे ये 3 लिखिए, उसके बाद आपको ये 2 लिखना है, फिर आपको ये भी 2 लिखना है, फिर आपको ये 11 लिखना है। आप गुना करिए, दो तिया 6, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, 24 गुना आपको क्या करना है, 11 करना है। ठीक है, कर लीजिए। 11 चौक 44 के 4, हाथ में रहा 4, 11 दूनी 22 और 22 से 4 होता है 26। एलसीएम निकल गया 264। अब एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ का क्या रूल है, जो दोनों में मिले वही लिखना है। देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 ही। और तो कोई आपस में मिल ही नहीं रहा है, तो नहीं मिल रहा है, तो इसका जो मौसो निकलेगा वो 2 ही निकलेगा। अब कहा है कि 6 8 22 का लघुत्तम और महत्तम का अनुपात क्या होगा। लघुत्तम आगे रहेगा, लघुत्तम कितना है 264 अनुपात, और महत्तम कितना निकला 2 निकला। एक बार में कटाएंगे, ये दो से कटेगा, दो एका दो, द्वितीय 6, दूनी 4। तो मेरे प्यारे बच्चों 132 अनुपात एक ही निकलेगा, और ये है आपका ऑप्शन नंबर एक में। तो ऑप्शन नंबर एक ही आपका राइट आंसर है। ठीक है। चलिए अगला सवाल करें। 21 नंबर का सवाल है, 20 का है। लिखा है दो लगातार संख्याओं का मौसो क्या होगा। दो लगातार संख्या लेनी है, लगातार। जैसे एक तो हम एक ले लेते हैं, एक दो ले लेते हैं। इसका मौसो निकालेंगे, एक और दो का मौसो निकालेंगे, तो एक ही तो निकलेगा, ऑप्शन नंबर बी। ऐसा नहीं कि आप कोई भी संख्या ले लीजिए लगातार, जैसे यहाँ 4 लीजिए तो यहाँ 5 लीजिए, इसका भी यदि आप मौसो निकालेंगे एक ही निकलेगा। निकाल के चाहे बेशक चेक कर लीजिएगा। लगातार लेना, यदि 6 लेना है तो 7 ही लेना है, इसका मौसो निकालेंगे एक ही निकलेगा। तो दो लगातार संख्याओं का जो मौसो होगा वो एक ही आएगा। ठीक है। कोई भी आप ले लीजिए, जैसे 8 लेते हैं, फिर 9 लीजिएगा, इसका मौसो निकालिएगा एक, दुनिया का कुछ भी ले लीजिएगा, कोई भी संख्या उठाइएगा, दो लगातार संख्याओं का मौसो एक ही निकलेगा। चलिए आइए अगला सवाल। क्या है, देखिए लिखा है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। कितने, तो चलिए हम लोग करते हैं कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो 5 से भाग देंगे, 5 का 5, 0 0 1, और लग रहा है किसी से क्या। तो 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, इसके कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, इसके गुणनखंड कितने हैं। तो अब तो कटेगा नहीं, तो हम लोग 5, क्योंकि वैसे अब देखते हैं, और यदि ये कट रहा है तो हम लोग इसको कटाने का प्रयास करेंगे। तो जैसे आप देखेंगे एक एक दो, तो एक एक मतलब, और 0 1, 11 से ये और भाग लग रहा है, 11 से लग रहा है, लगाइए 11 से, 11 नमा 99, 11 का 11, और लग रहा है भाग। देखिए तो अब 7 से लग रहा है क्या, 7 एका 7,
दो सत्तिया 21, अब नहीं लगेगा। तो कितने अभाज्य गुणनखंड हुए? 5 हैं, 11 हैं, 7 हैं, 13 हैं। ये 5, 11, 7, 13, ये 5005 के ही अभाज्य गुणनखंड है। कितने हैं? तो 1, 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर बी। तो 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है यदि संख्या पूछे तो आप गिन के बोल देंगे 1, 2, 3, 4। कितने हैं? 4 हैं। कितने? तो इस तरीके से हम सवाल को हल कर लेंगे। चलिए आइए अगला सवाल करें। 22 नंबर का सवाल बेहद खास और एक बार इसको देखने की आवश्यकता है। लिखा है कि पी तथा क्यू दो अभाज्य संख्या हैं, तो उसका मौसो क्या होगा? अभाज्य संख्या है पी और क्यू, अभाज्य संख्या, उसका मौसो कितना निकलेगा? देखिए अभाज्य संख्या आप कोई भी छोटा मानिए, जैसे पहली अभाज्य संख्या क्या आप मानेंगे? पहली अभाज्य संख्या 2 मान लीजिए और दूसरी अभाज्य संख्या 3 है। अब 2 और 3 का महत्तम निकालेंगे तो एक ही निकलेगा। आप कहेंगे सर ये तो आपने अपने हिसाब से माना है, तो आप अपने हिसाब से मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, कोई भी अभाज्य संख्या। जैसे एक अभाज्य संख्या पे 11 मान लीजिए और एक 13 मान लीजिए, 13 के जगह आप 19 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इनका भी निकालेंगे ना, एक ही निकलेगा, आप निकाल के देख लीजिएगा। ठीक है, तो दो अभाज्य संख्याएं हैं और उसका मौसो यदि निकलेगा तो वो कितना निकलेगा? वो एक ही निकलेगा, दो नहीं निकलेगा। वहां एक या दो नहीं होगा, दो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, एक ही होगा। ऑलवेज, हमेशा, हमेशा कितना होगा? एक ही होगा। ठीक है, आप चाहे अपने मन से संख्याओं को मान सकते हैं। चलिए आइए अगला सवाल करें। 23 नंबर का सवाल है। क्या है? लिखा है कि दो संख्या, एक संख्या ए है, दूसरी संख्या 18 है। अब चल ठीक है भाई, एक संख्या एक है, 18 है, दोनों को गुना करेंगे तो वो लघुत्तम गुना महत्तम के बराबर होना चाहिए। तो 18 दूनी 36, ए बराबर 2 दूनी कितना होगा? 4 होगा। है किसी ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी। तो आपका सी राइट आंसर होगा। चलिए आइए और अगला सवाल करें। अब एक अंतिम सवाल, आज का फाइनल सवाल ये है। चलिए करते हैं। क्या है? लिखा है कि 5, 15, 20 का लौसो और मौसो का अनुपात क्या होगा? 5 है, 15 है और 20 है। सबसे पहले कैसे लघुत्तम कैसे निकालते हैं? तो 5 का 5 और ये भाग लगाएंगे आप, 5 तिया 15, ये लगाएंगे आप, 5 चौके 20। चलिए हम लोग यही कर लेते हैं, और इसमें क्या है? तो अब इसमें एलसीएम आपका कितना निकलेगा? पहले एलसीएम ही निकालते हैं। एलसीएम क्या है? जो तीनों में मिले पहले उसको लिखिए। इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, एक 5 लिखिए। अब जो नहीं मिले वो सारा लिखिए। एक तो लिखने की आवश्यकता नहीं, आप 3 लिख लीजिए और 4 लिख लीजिए। कितना होगा? 5 तिया 15 चौके 60। एचसीएफ क्या है? एचसीएफ का रूल तो आप जान ही गए हैं, जो सब में मिलेगा वही लिखेंगे, अदरवाइज कुछ भी नहीं लिखेंगे। इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो इसका एचसीएफ निकलेगा 5। कहा है कि लॉसो और मौसो का अनुपात क्या होगा? तो लॉसो कितना निकला है? 60। मौसो कितना निकला है? 5। काटेंगे, 5 का 5 और ये कटेगा 12 बार में, तो 12:1 निकलेगा। ये है किसी ऑप्शन में क्या? आप कहेंगे हाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी में, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और चलिए ये एक और सवाल है। 24 था है ना? चलिए एक और सवाल है, एक बार इसको देखने की आवश्यकता है। इसको देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा? इस बार गुना पूछा है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? आप कहेंगे 2 है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? आप कहेंगे 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या तो 4 ही है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, और दोनों का गुना करेंगे, 4 दूनी कितना होगा? 8 होगा। ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा राइट आंसर है। क्या किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत? तो ये हमारा हो जाएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। तो और दोनों को यदि गुना करेंगे, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या को, दोनों का कह रहा है गुणनफल क्या होगा? तो 8 ही होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ये इस तरीके से हम लोग सारे सवाल कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये 25 सवाल आपके लिए बिल्कुल समझ लीजिए वरदान सिद्ध होगा 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि यही सवाल पूछे जाएंगे, फिर कह रहा हूं इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, पैटर्न सवाल का यही रहता है, तो इसको गहराई से याद करने की आवश्यकता है, प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर सकते हैं। और चलिए, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो, ये क्लास आज का समझ में आया होगा। इसी बात पे
अब हम लोग लेते हैं, आज हम लेंगे विदा और फिर मिलेंगे अब कल। आज इतना ही, धन्यवाद।